ओशो का जन्म 11 दिसंबर सन 1931 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुछवाड़ा में हुआ। वह एक जैन कपड़ा व्यापारी के 11 बच्चों में सबसे बड़े थे। ओशो का पालन पोषण ग्रामीण भारत के दिल में उनके दादा और दादी द्वारा किया गया था। उन्होंने 7 साल की उम्र तक स्कूल में प्रवेश नहीं किया था। उनका प्रारंभिक नाम रजनीश था और उन्होंने प्रथम श्रेणी के सम्मान के साथ मास्टर डिग्री प्राप्त की, ऑल इंडिया डिबेट ट्रॉफी और अपने स्नातक वर्ग के लिए स्वर्ण पदक जीता और एक विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार, शिक्षकों और समाज को परेशान और निराश कर दिया। ऐसा लगता है कि वे एक आदर्श विद्रोही के रूप में पैदा हुए थे। केवल एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला लड़का नहीं, बल्कि समाज द्वारा बनाए गए हर स्थापित नियम और स्वीकृत आचरण को चुनौती देने के लिए समर्पित एक लड़का और हर स्वीकृत विश्वास और धारणा पर प्रश्न उठाने वाला लड़का। वे हमेशा विवादों में घिरे रहते थे। शुरुआत से ही उन्होंने किसी भी चीज़ पर विश्वास करने या उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव नहीं किया था। इसमें उनके परिवार की धार्मिक मान्यताएं, उनके जीवन के तरीके के बारे में उनकी उम्मीदें और स्कूल और विश्वविद्यालय में उन्हें सिखाए गए पाठ शामिल थे। जब वे 7 साल के थे, उनके दादा का निधन हो गया। वे पहली बार अपने माता पिता के साथ गढ़वा में रहने लगे। वहाँ उन्होंने पहली बार स्कूल में प्रवेश लिया, जिसे उन्होंने बाद में जेल के रूप में वर्णित किया। स्कूल में उन्होंने जल्द ही एक मुखर विद्रोही के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने एजुकेशन कोड की एक कॉपी प्राप्त की और यदि उन्हें किसी ऐसे अपराध के लिए दंडित किया गया जो विशेष रूप से एजुकेशन कोड में उल्लेखित नहीं था, तो वे अपने शिक्षकों को बिना हिचकिचाए प्रधानाध्यापक के पास ले जाते और वह पूछते थे कि यह कहाँ लिखा है कि मैं प्रकृति की सुंदरता को खिड़की से देख नहीं सकता था, बल्कि नीरस निर्जीव ब्लैकबोर्ड को देख सकता हूँ। उन्होंने कक्षा के अंदर के बजाय बाहर खड़े रहकर अधिक समय बिताया। उन्होंने हर काल्पनिक चीज़ पर प्रश्न उठाया। उन्होंने एक शिक्षक से कहा, यूक्लिड की परिभाषा से तो कोई बच्चा भी देख सकता है कि एक रेखा की लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती, और उन्हें शिक्षक को चुनौती दी कि वे बोर्ड पर बिना चौड़ाई वाली रेखा और बिना किसी लंबाई या चौड़ाई वाला बिंदु खींचे। शिक्षक ने उन्हें कक्षा से बाहर जाने और यूक्लिड को खुद से समझने के लिए कहा। उन्होंने अनावश्यक नियमों जैसे कपड़े की टोपी पहनने की अनिवार्यता जिसे समाप्त कर दिया था और कठोर अनुशासन के खिलाफ अन्य छात्रों का नेतृत्व किया। उन्होंने क्रूरता के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 7 साल की उम्र में अपने स्कूल के पहले दिन उन्होंने एक शिक्षक को निकलवा दिया जो छोटे बच्चों को उंगलियों के बीच पेंसिल डालकर और दबाकर सजा दे रहा था। उन्होंने तुरंत स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास, फिर पुलिस आयुक्त के पास और अंत में नगर निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास जाकर शिकायत की। यह सिर्फ उनके लिए नहीं था, यह उनका दृष्टिकोण था जिसने उनके साथ डील करने वाले सभी लोगों को परेशान कर दिया। उदाहरण के लिए, उन्होंने कभी भी सज़ा को सज़ा के रूप में नहीं लिया, बल्कि इसे एक इनाम के रूप में लिया। यदि उन्हें स्कूल के चारों ओर 7 बार दौड़ने के लिए कहा जाता, तो वे शिक्षक को धन्यवाद देते और 10 बार दौड़ते हुए यह बताते हुए कि उन्हें उस सुबह अपना व्यायाम करने का कोई मौका नहीं मिला और यह एक शानदार अवसर था। यदि उन्हें कक्षा के बाहर खड़े होने के लिए कहा जाता, तो वे जोर से बताते कि ताज़ी साफ हवा में रहकर कितना अच्छा लगता है। जब उनके शिक्षक निराश होकर
उन्हें शारीरिक सजा की धमकी देते तो वे तुरंत अपने पिता के वकील मित्र के साथ पुलिस स्टेशन जाने की धमकी देते। तब भारतीय स्कूलों में शारीरिक सजा प्रतिबंधित थी। एक शिक्षक ने उन पर जुर्माना लगाने की कोशिश की। प्रिंसिपल के कार्यालय में जुर्माना रजिस्टर में उनका नाम लिख दिया। ओशो तुरंत गए और शिक्षक का नाम दोगुने जुर्माने के साथ लिख दिया। जब प्रिंसिपल ने उनसे पूछा कि क्या वे पागल हो गए हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि नियमों में कहीं नहीं लिखा है कि छात्र अनुचित व्यवहार करने वाले शिक्षक पर जुर्माना नहीं लगा सकता। उन्होंने समझाया कि शिक्षक ने गलत किया है उनके पिता को दंडित करके, क्योंकि असली अपराध तो उनके पुत्र का है। मेरे पिता को क्यों दंडित किया जाए, वह तो इसमें शामिल नहीं है। जब तक शिक्षक जुर्माना नहीं देते मैं भुगतान नहीं करूंगा। आखिर में दोनों जुर्माने अनफेयर रहे। ओशो अक्सर स्कूल से बाहर ही रहते थे। अपने जीवन के बारे में सब कुछ जानने की खोज में उन्होंने शहर और उसके चारों ओर की हर चीज की खोज की। पहलवानों, सपेरों, सर्कस कलाकारों, जादूगरों, शराबियों और हर तरह के घूमने वालों के साथ लंबे समय तक बिताया। मृत्यु से प्रभावित होकर एक समय के लिए उन्होंने हर प्रकार के मरने वाले लोगों के पास जाना शुरू किया, चाहे वे उन्हें जानते हो या नहीं। यह उनके परिवार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। उनका परिवार धार्मिक था। शुरू में उन्हें धार्मिक सभाओं में ले जाता था, लेकिन उनके असाधारण प्रश्न पूछने और आगंतुक संतों और धार्मिक पुरुषों को उनकी आध्यात्मिक दावों को साबित करने की चुनौती देने की आदत से यह सभाएं बाधित हो जाती थी। उन्होंने एक जैन मुनि से, जो सिखा रहे थे कि बिना व्यक्तिगत अनुभव के किसी भी चीज पर विश्वास ना करें, पूछा कि उन्हें यह कैसे पता चला कि एक अनंत नरक है, क्योंकि यदि वह अनंत है तो आप इसे देखकर वापस नहीं आ सकते थे। एक और समय उसने पूछा, इस सुंदर ब्रह्मांड को किसने बनाया, क्योंकि जैन तो भगवान में विश्वास नहीं करते। इसलिए मुनि ने उत्तर दिया, किसी ने नहीं। तो अगर इसे किसी ने नहीं बनाया तो ओशो ने कहा, यह कैसे अस्तित्व में आया। जैन मुनि नाराज हुए और ओशो के परिवार ने सोच लिया कि अब इन्हें धार्मिक सभाओं में साथ ना लाएंगे। ओशो कहते थे, जहाँ तक मुझे याद है मुझे केवल एक खेल पसंद था, वह था बहस करना। बहुत ही कम वयस्क मुझे सहन कर सकते थे, समझने का तो सवाल ही नहीं था। ओशो के माता पिता ने उन्हें इन सभाओं में ले जाना बंद कर दिया। वह धार्मिक मेलों और सभी धर्मों, जैन, हिंदू, मुस्लिम के पवित्र उत्सवों में जाते थे। वह संत पुरुषों से बातचीत की ध्यान तकनीकों और अन्य रहस्यों को सीखते थे। वह हमेशा खोज और प्रयोग में लगे रहते थे, खासकर खुद पर निडर लड़कों के छोटे समूह ने जो उसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे थे, अक्सर खुद को खतरे में पाते थे। एक बार ओशो ने उन्हें नदी के एक ऊंचे रेलवे पुल से कूदने और मानसून की बारिश से उफनती हुई नदी को तैरकर पार करने को कहा। उनमें से एक लड़का रह गया और डूब गया। उसने बवंडर में फंसने का भी प्रयोग किया। यह खोजा कि अगर वह बवंडर को खुद को नीचे खींचने दे, बजाय इसके उसका मुकाबला करे, तो वह आसानी से उसकी ताकत से बाहर निकल सकता है। रात में ओशो के दोस्त उसे ऊंची चट्टान पर नदी के ऊपर संकरी पगडंडियों पर चलते हुए देखते थे। वह एक रोमांचकारी अनुभव था। जैसा कि ओशो के एक दोस्त ने बाद में बताया, उसे उन शिक्षकों और नगरवासियों पर अपमानजनक चालें चलना पसंद था जिन्हें वह अहंकारी, धार्मिक या पाखंडी मानता था। एक शिक्षक जिसने साहस और निडरता से बारीक बिंदुओं पर एक ऊंचा व्याख्यान दिया था, उन्हें जल्दी ही ओशो ने एक गहन परीक्षा में डाल दिया। ओशो एक दिन स्कूल में एक बड़े सांप को बोरी में लेकर आए। जब ओशो ने अपनी कक्षा में सांप दिखाया
तो शिक्षक मेज पर कूद गए और मदद के लिए चिल्लाए। तब ओशो ने कहा, यह निडरता का शानदार प्रदर्शन। इतिहासकारों ने उसे एक प्रतिभाशाली, जीवंत विचारधारा वाला व्यक्ति और असाधारण बुद्धि और करिश्मा वाले लड़के के रूप में वर्णित किया। जिन्होंने उसे उस समय सहन किया, उन्होंने उसे अलग तरह से देखा। रिश्तेदारों ने बाद के साक्षात्कार में संवाददाताओं को उसे जिद्दी, हठी और शरारती के रूप में वर्णित किया। परिवार के बाहर के अन्य लोगों ने उसे कुछ कम विनम्रता से अशिष्ट, निर्लज्ज, असभ्य, अनादरपूर्ण और यहाँ तक कि देशद्रोही के रूप में वर्णित किया। उसके सभी शिक्षकों और विशेष रूप से उसके प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए अंत की टिप्पणी में उसे जितना संभव था उतना उसकी निंदा की गई। उसने एक बार अपने प्रधानाचार्य से कहा, यह चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं है, यह तो चरित्र की हत्या है। ओशो के पिता उनके बारे में लगातार आने वाली शिकायतों से परेशान थे। उन्होंने बहुत जल्दी ही यह सीख लिया था कि अपने बेटे के जीवन में हस्तक्षेप करना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने 2 बार कोशिश की थी। जब ओशो पहली बार अपने दादा के निधन के बाद उनके साथ रहने आया था, लड़के के बाल लंबे और अव्यवस्थित थे। उसने कभी अपने दादा दादी को इन्हें काटने नहीं दिया था और उसने पंजाबी कपड़ों की एक अजीब शैली पहनी हुई थी जिसे उसने एक गायन मंडली से प्रेरित होकर अपनाया था। अपने लंबे बालों और असामान्य कपड़ों के साथ जो उसके पिता के जिले में एक महिला द्वारा पहने गए कपड़ों के समान थे, लोग सोचते थे कि वह एक लड़की है। यह उसे परेशान नहीं करता था, लेकिन उसके पिता को शर्मिंदगी होती थी, खासकर जब ग्राहक पूछते थे, यह किसकी लड़की है। ओशो के बात ना मानने से नाराज और हताश होकर उसके पिता ने आखिरकार उसके बाल काटने शुरू कर दिए। ओशो तुरंत अपने एक अफीम पीने वाले नाई के पास गया जिसे उसने दोस्त बना लिया था। उसके सभी दोस्त असामान्य थे और उसे अपने सिर को गंजा करने के लिए राजी किया। नाई ने अनिच्छा से ऐसा किया क्योंकि एक लड़के का सिर तभी मुंडा जाता है जब उसके पिता का निधन हो जाता है। 7 साल के बच्चे ने फिर अपने नए गंजे सिर को पूरे शहर में प्रदर्शित किया और अपने पिता की तीव्र शर्मिंदगी को देखा, क्योंकि अब जो भी ग्राहक दुकान पर आता वह पूछता, अरे आपका बेटा गंजा क्यों है। बाद में जब परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे पारंपरिक पोशाक पहनने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और उसके पसंदीदा पंजाबी कपड़े छिपा दिए, तो वह घर से बाहर और दुकान में नग्न चल पड़ा। तब उसके कपड़े तुरंत वापस कर दिए गए। ओशो ने अपने परिवार को भी नहीं बख्शा। एक बार उनके पिता ने एक व्यक्ति को घर आते देखा जिसे वह पसंद नहीं करते थे और ओशो से कहा कि वह उसे बताए वह घर पर नहीं है। ओशो ने दरवाज़ा खोला और कहा, मेरे पिता ने कहा है मैं आपसे कह दूं वह घर पर नहीं है। जब उनके परिवार ने उन्हें जैन मंदिर जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की तो वह जल्दी ही बाहर निकल गए और महावीर की मूर्ति पर कुछ मिठाई रख दी। जब वह बाद में अपने माता पिता के साथ मंदिर लौटे तो वहाँ एक चूहा था जो मिठाई खा रहा था। तब ओशो ने कहा कि यह किस प्रकार का भगवान है जो खुद को चूहे से भी नहीं बचा सकता। जल्द ही परिवार ने हार मान ली और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। बड़े होते हुए उन्होंने कुछ समय के लिए राजनीति के साथ छेड़खानी की, दोस्तों के साथ गहन बहस और चर्चा में लंबे समय तक व्यस्त रहते थे। स्कूल और विश्वविद्यालय में वह एक बहसकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। स्वर्ण पदक और ऑल इंडिया डिबेट का खिताब जीतते थे। वह हमेशा सवाल पूछते थे, जीवन के समाधान से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। उनका कहना था उनके जीवन में रुचि तब और अब भी केवल अंतिम सत्य को जानने की थी। वह एक बहुत बड़े पाठक थे। उन्होंने नगर पुस्तकालय की हर किताब पढ़ डाली थी। आज भी कई किताबों पर उनके ही नाम है। जब वह विश्वविद्यालय के छात्र थे, हर दूसरे महीने वह अपने भोजन भत्ते का उपयोग किताबें खरीदने में करते थे और लगभग खुद को भूखा रखते थे।
जब तक उन्होंने शरीर छोड़ा उनके व्यक्तिगत पुस्तकालय में 1 लाख से अधिक किताबें थी। ओशो जब कॉलेज में गए, वास्तव में वह 2 कॉलेजों में गए। उन्हें पहले कॉलेज से निकाल दिया गया जब उनके प्रोफेसर ने कुलपति से शिकायत की वह पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ओशो सवाल पूछना बंद नहीं करते थे। प्रोफेसर द्वारा बहस न करने की चेतावनी देने पर ओशो ने बताया कि इससे दर्शन और तर्कशास्त्र की कक्षा में होने का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा। हताश प्रोफेसर, जो एक पुराने और सम्मानित व्यक्ति थे, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि यह तो वह छोड़ दे या मैं छोड़ दूं। कुलपति ने ओशो के लिए दूसरे कॉलेज में जगह पाई, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही वहां पहुंच चुकी थी और एक शर्त रखी गई कि वह नए कॉलेज में दर्शन की कक्षाओं में भाग नहीं लेंगे। ओशो ने खुशी से सहमति दे दी। उन्हें लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद था, जहां उन्होंने अपने जोरदार पढ़ने को जारी रखा। उन्होंने अपने प्रोफेसरों को भी परेशान करना जारी रखा। उन्होंने देखा उनमें से कुछ ही लाइब्रेरी जाते थे और उन्होंने उनके क्षेत्र में अध्ययन सामग्री के बारे में सवालों से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने एक प्रोफेसर को खोजा जो कभी नहीं मानते थे कि वह कुछ नहीं जानते हैं, ओशो ने उन्हें एक काल्पनिक पुस्तक प्रिंसिपिया लॉजिका का हवाला देकर फंसा लिया। जब प्रोफेसर ने उत्तर दिया कि उन्होंने वह पुस्तक पढ़ी है, ओशो ने उन्हें कुलपति के सामने उजागर कर दिया। कॉलेज में उन्होंने किसी भी उस शिक्षक को नहीं बख्शा जिसने असत्य बोला। ओशो ने परंपरा के खिलाफ विद्रोह किया, अपने असामान्य सोच के तरीके से लोगों को चौंका दिया। नई दिल्ली पेट्रियट ने 1981 में ओशो के जीवन की समीक्षा में रिपोर्ट किया। अपने प्रोफेसरों को नाराज करने के बावजूद 1957 में उन्होंने तर्कशास्त्र, दर्शन और साहित्य में प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री प्राप्त की। एक प्रारंभिक उम्र से ही वह रहस्य में, आध्यात्मिकता में मस्त थे। उन्होंने हर पुजारी और धार्मिक पुरुष को खोजा और सवाल किया, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उन्होंने प्राचीन पुस्तकों से जो भी ध्यान तकनीक खोज सकते थे, उन्होंने अभ्यास किया, जिसमें शिव के 2000 वर्ष पुराने विजान भैरव तंत्र से सभी 1001 तकनीकें शामिल थीं। उन्होंने पतंजलि के योग ध्यान तकनीकों का अन्वेषण किया। उन्होंने कुख्यात रूप से एक अंधेरी रात को एक मंदिर में बिताया जो विषैले सांपों के लिए जाना जाता था। उन्हें अपने शरीर पर रंगने दिया। तो यह थी ओशो की बचपन से लेकर उनके युवावस्था तक की कहानी। अगर आपको ओशो के बाकी जीवन की कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।